हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जियोलॉजी में आपका थर्ड पेपर आता है इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल बिहेवियर, पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी। दोस्तों इस सेमेस्टर के अंदर हमने फर्स्ट यूनिट इकोलॉजी को स्टार्ट किया था, जिसके 5 पार्ट्स में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। उन 5 पार्ट्स के अंदर हमने कवर किया इकोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट के बारे में, फूड चेन के बारे में, फूड वेब के बारे में, पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में, ट्रॉफिक लेवल के बारे में। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजी का पार्ट 6 के अंदर हम कवर करेंगे एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी का मेन सोर्स क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है। बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ एनर्जी के ट्रांसफर को देखने वाले हैं। ऊर्जा कहां से आती है इकोसिस्टम के अंदर और किस तरह से वो ट्रांसफर होती है, इस वीडियो के अंदर हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट आज का आपका टॉपिक होगा एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। अगर मैं सिंपली आपसे कहूं, जितने भी 5 पार्ट्स अगर आपने कवर किए हैं, अगर आपने नहीं कवर किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उन सभी पार्ट्स के अंदर आप काफ़ी कुछ इकोसिस्टम के जितने भी बेसिक पॉइंट्स होते हैं वो सब मैंने आपको समझा दिया था। अभी आपको सिंपली समझना है कि एनर्जी फ्लो क्या होते हैं, ऊर्जा का प्रवाह क्या है, राइट। सबसे पहले हम समझते हैं कि एनर्जी जो होती है वो क्यों जरूरी होती है। अब जितने भी इन्वायरमेंट के अंदर बायोटिक फैक्टर होते हैं, बायोटिक फैक्टर का मतलब मैंने आपको बताया था, जितनी भी लिविंग थिंग्स है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, जिनके अंदर जीवन पाया जाता है, उन्हें अपने आप को बनाए रखने के लिए, सस्टेन करने के लिए, या उनकी बॉडी के अंदर होने वाली जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है या वाइटल एक्टिविटीज जिसे हम भी कहते हैं, जैविक क्रियाएं जिसे हम बोलते हैं, अगर उन्हें सुचारू रूप से चलाना है तो उनके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अभी आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है यानी चलना है, तो इसके लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर कहां से आती है, तो आप लोग कहेंगे हम जो फूड खाते हैं, हम जो खाना खाते हैं, वहीं से हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वो खाना कहां से आता है, तो अल्टीमेटली आप पाएंगे कि सनलाइट जो होता है किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, जो सनलाइट होता है वही एनर्जी का मेन सोर्स होता है, वही एनर्जी का एक अल्टीमेट सोर्स होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं किसी भी इकोसिस्टम में, एक्सेप्ट अगर हम एक कुछ एक्सेप्शन केस भी है जिसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, जहां पर एनर्जी का सोर्स सनलाइट नहीं होता है। बाकी सभी लगभग सभी इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी का मेन सोर्स होता है सनलाइट, राइट। सन से आने वाली जो टोटल रेडिएशन होती है, जो 100% रेडिएशन होती है जो कि अर्थ की तरफ आती है, उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। जैसे जैसे वो नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ बढ़ती रहती है, रास्ते में गैसेस होते हैं, वाटर वेपर होते हैं, डस्ट होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, जिनसे कि कुछ रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ एब्जॉर्ब कर ली जाती है। यानी 50% रेडिएशन उन 100 में से, 100 इंसिडेंट सोलर रेडिएशन में से 50% इन क्लाउड्स के द्वारा या फिर डस्ट के द्वारा या वाटर वेपर के द्वारा या गैसेस के द्वारा एब्जॉर्ब या रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। बाकी बची हुई जो 50% होती है उसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। उसमें से 2 से 10% जो होते हैं प्लांट जो है वो कैप्चर करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, राइट, जिसे हम बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्लांट जो होते हैं वो इस एनर्जी का या इस सनलाइट का यूज करते हैं अपने बायोमास के प्रोडक्शन के लिए, और इन 2 से 10% के बीच भी 0.2 से 1% तक रेस्पिरेशन लॉस में चला जाता है, और फिर उसके बाद 0.8 से 4% तक ये जो लाइट है इसका यूज होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के लिए, जिसे कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं। तो फाइनली हमने देखा कि सनलाइट का लगभग सभी भाग जो है फोटोसिंथेसिस में यूज नहीं होता है, बहुत सारा भाग रिफ्लेक्ट हो जाता है या एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद लगभग जो 100% इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है उसमें से लगभग 0.8 से 4% ही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के लिए यूज होता है। तो अब आइए यहां पर हम पढ़ते हैं, इसको नोट डाउन करते हैं। एनर्जी साइकिल इन एन इकोसिस्टम स्टार्ट विद सोलर एनर्जी। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी साइकिल है वो स्टार्ट होती है सोलर एनर्जी से, दैट इज एब्जॉर्ब्ड एंड फिक्स्ड बाय ग्रीन प्लांट, जिसको एब्जॉर्ब और फिक्स करते हैं ग्रीन प्लांट। जो हरे पौधे होते हैं वो अपने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए इसको फिक्स्ड करते हैं, इसको एब्जॉर्ब करते हैं। Its flow through different trophic levels and the final loss as a heat into space are governed by the 2 laws of thermodynamics. Sun is the ultimate source of energy which meets the need of our ecosystem. एक बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो सन होता है वो एनर्जी का एक अल्टीमेट सोर्स होता है।
इसके बाद स्टूडेंट आप लोग नोट डाउन करेंगे पॉइंट नंबर 1, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द एनर्जी कैप्चर बाय ऑटोट्रॉफ विल नेवर रिवर्ट बैक टू द सन। यहाँ पर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बोली गई है। जो ऑटोट्रॉफ होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट, हरे पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, इसलिए इन्हें हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। तो जब ये एनर्जी को एक बार कैप्चर कर लेते हैं, किस एनर्जी को? सनलाइट को। एक बार अगर ये सूर्य के प्रकाश को या सनलाइट को फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर लेते हैं, विल नेवर रिवर्ट बैक टू द सन, वो दोबारा से सन के पास वो एनर्जी नहीं जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल सन से जो सनलाइट आ रही है, ये एक बार फोटोसिंथेसिस में कैप्चर जो एनर्जी हो चुकी है वो दोबारा से सन के पास नहीं जाती है। सिमिलरली इसी तरह से द एनर्जी विच पास टू द हर्बीवोर्स, जैसे अब इन प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स इनको खाते हैं तो उनके अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो गई, राइट। अब ग्रीन पौधों को कौन खाते हैं? जैसे रैबिट होता है या काऊ होता है, ये सब क्या करते हैं? ये सब इन घास को या इन प्लांट्स को खाते हैं। तो अब उनके अंदर जो एनर्जी चली गई डज नॉट गो बैक द ऑटोट्रॉफ, वो दोबारा से पौधों में एनर्जी नहीं आएगी, वो दोबारा से प्लांट के अंदर एनर्जी नहीं आएगी। दस द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। इसी बेसिस पर हम कह सकते हैं कि ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा का जो फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, बाई डायरेक्शनल नहीं होता है, राइट। यूनिडायरेक्शनल मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है। इसके बाद स्टूडेंट आप लोग नोट डाउन करेंगे पॉइंट नंबर 2, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एट इच ट्रॉफिक लेवल एनर्जी कंटेंट डिक्रीज प्रोग्रेसिवली। हर ट्रॉफिक लेवल पर ऊर्जा का जो कंटेंट होता है, एनर्जी का जो कंटेंट होता है वो डिक्रीज होता है प्रोग्रेसिवली। क्या कारण है कि जब हम एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाते हैं या फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल में आगे बढ़ते हैं, एनर्जी का जो कंटेंट होता है वो डिक्रीज होता है प्रोग्रेसिवली, यानी धीरे धीरे एनर्जी कंटेंट जो है वो डिक्रीज होता है। 10% लोग के अंदर हम अच्छी तरह से इस बात को भी समझ चुके हैं। ऐसा क्या कारण है? दिस इज बिकॉज सम ऑफ द ट्रैप्ड सोलर एनर्जी इज यूज्ड अप इन रेस्पिरेशन एंड सम इज लॉस्ट एज ए हीट। इसका मेन कारण यह है कि जो सोलर एनर्जी ट्रैप की गई है उसमें से उस एनर्जी का कुछ यूज तो रेस्पिरेशन में हो जाता है, कुछ हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है, राइट। दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय द फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला और दूसरा नियम है, इसके जरिए हम आसानी से इसको समझ सकते हैं। सो स्टूडेंट आइए पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी बात बिल्कुल साफ है, ऊर्जा को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं और ना ही आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन आप इसकी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। बीएससी सेकंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री में जब मैंने वीडियो अपलोड किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, तो एक स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछा था, सर आप कह रहे हैं कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उसको क्रिएट किया जा सकता है, तो हम ये क्यों कहते हैं कि पानी को नष्ट नहीं करना चाहिए, जल ही जीवन है, जल है तो कल है, जल बचाओ या खाना बचाओ, ये सब क्यों कहते हैं? जब कोई चीज़ नष्ट होती ही नहीं है तो फिर ऐसा हम क्यों कहते हैं? तो अगर आप इसकी पूरी स्टेटमेंट पढ़ें तो बात उनकी बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने शायद आधी ही स्टेटमेंट को ध्यान रखा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसके अंदर वो क्या है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ऊर्जा को आप उत्पन्न नहीं कर सकते, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी आप उसको नष्ट भी नहीं कर सकते। शायद उन्होंने इतना ही स्टेटमेंट पढ़ा था। आगे का जो स्टेटमेंट कहता है बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अगर आप पानी को जो कि पीने लायक है आप उसको दूसरे फॉर्म में चेंज करोगे तो वो तो हमारे लिए तो नष्ट हो जाएगी। हालांकि पानी नष्ट नहीं होता है उस समय, राइट। अगर आप सोच रहे हो कि आप पानी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो आप पानी को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए उसको नष्ट कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो सिंपली गाइस देखा जाए तो हमने वाटर को डिस्ट्रॉय नहीं किया है, हमने सिर्फ उसकी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज किया है, राइट। हमने उसकी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया है। जो पानी पीने योग्य था अब वो पीने योग्य नहीं रहा, क्योंकि हमने उसके अंदर कोई सब्सटेंस, कोई मिक्सचर या केमिकल डाल दिया, जिसकी वजह से अब वो पानी हमारे लिए वेस्ट हो गया। लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो हमने पानी को नष्ट नहीं किया, हमने सिर्फ उसकी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया है। एक और एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। रेडिएशन एनर्जी ऑफ सन इज एब्जॉर्ब बाय ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट के द्वारा जो हरे पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के द्वारा, राइट। इसमें क्या होता है, इसमें जो लाइट एनर्जी होती है, जो सूर्य का प्रकाश है उससे जो लाइट आ रही है, वो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है और ग्लूकोज के अंदर वो स्टोर हो जाती है, राइट। इस चेंज इनटू केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर वो एनर्जी स्टोर हो जाती है। ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड प्लांट कंज्यूम ग्लूकोज इन रेस्पिरेशन। जितने भी ऑर्गेनिज्म है
जिसमें प्लांट भी इंक्लूड है, वो सभी के सभी जो है ग्लूकोज को यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन में, राइट। एंड स्टोर्ड केमिकल एनर्जी फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को चलाने के लिए उस एनर्जी को स्टोर करते हैं। सम ऑफ द एनर्जी इज डेसिपेटेड एज ए हीट, अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये जो एनर्जी फ्लो का डायग्राम है इसको आप लोग बना सकते हैं। इसके बाद आप लोग ये कोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ एक्सेप्ट डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, क्योंकि इस इकोसिस्टम के अंदर सन जो है वो एनर्जी का सोर्स नहीं होता है। इसको आप लोग फटाफट नोट डाउन करें, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट अब आप हेडिंग डालेंगे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वेरियस टाइप्स इन द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी आर, जिसमें फर्स्ट स्टेप आप लोग नोट डाउन करेंगे, ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब अबाउट 1% ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द सन रीचिंग द अर्थ एंड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट इट इनटू पोटेंशियल केमिकल एनर्जी। अर्थ पर पहुंचने वाली जो सूर्य की किरणें होते हैं, जो सूर्य का प्रकाश होता है, उसका लगभग 1% ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा वो सिंपली उसे केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। तो जो लाइट एनर्जी थी उसको वो उन्होंने केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया। दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द प्लांट्स एज ए कार्बोहाइड्रेट। पौधों के अंदर ये जो एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। A part of this energy is used by the plant in performing their metabolic activity like growth, respiration, etc. Some of the energy is also released as a heat in the environment. अब ये जो एनर्जी स्टोर हुई, इसमें से कुछ पार्ट तो जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी ग्रोथ में या रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं, कुछ एनर्जी जो होती है वो हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाती है इन्वायरमेंट के अंदर, राइट। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, When plants are eaten by the herbivores animal, जब herbivores animal जो है वो प्लांट को खा लेते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो ग्रीन पौधे होते हैं, हरे प्लांट जो होते हैं, जब वो herbivores के द्वारा खा लिए जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन प्लांट, जो केमिकल एनर्जी प्लांट के अंदर स्टोर्ड थी, एक तरीके से फूड के रूप में जो स्टोर थी, इज ट्रांसफर्ड टू द हर्बीवोर्स एनिमल्स। अब वो एनर्जी कहाँ पर ट्रांसफर हो चुकी है, हर्बीवोर्स एनिमल के अंदर। तो एक चीज़ आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर रहे होंगे, 10% लॉ के अकॉर्डिंग जो ग्रीन प्लांट के अंदर जो एनर्जी थी उसका सिर्फ 10% ही हर्बीवोर एनिमल के पास जाता है, राइट। तो हर्बीवोर एनिमल के जाने के बाद आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में नोट डाउन करेंगे, द प्राइमरी कंज्यूमर और हर्बीवोर्स एनिमल्स आर इटन बाय द कार्निवोर्स एनिमल्स। अब ये जो हर्बीवोर्स एनिमल्स है इनको कौन खाता है, कार्निवोर्स एनिमल। सो द केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फ्लैश ऑफ हर्बीवोर्स एनिमल्स इज ट्रांसफर टू द कार्निवोर्स एनिमल्स। अब ये जो केमिकल एनर्जी जो कि हर्बीवोर्स एनिमल के फ्लैश के अंदर स्थित थी, फ्लैश यानी उसके मांस के अंदर जो एनर्जी स्टोर थी, अब वो पहुंच चुकी है कार्निवोर्स एनिमल के अंदर, यानी कि जो मांस भक्षी जो एनिमल्स होते हैं या जानवर होते हैं उनके अंदर अब वो एनर्जी ट्रांसफर हो चुकी है। हेयर ऑल्सो सम ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट टू द एनवायरमेंट एज ए हीट। यहाँ पर फिर से क्या होता है, एनर्जी जो है वो हीट के रूप में एनवायरमेंट में रिलीज हो जाती है। दिस प्रोसेस रिपीट अगेन एट एवरी स्टेप ऑफ द फूड चेन। इसके बाद आप लोग नोट डाउन करेंगे, दिस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन ए फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम। इसके बाद आप लोग पॉइंट नोट डाउन करेंगे, सम ऑफ द एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स इज ऑल्सो यूटिलाइज्ड बाय द डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई या वायरस, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि डिकम्पोजर्स की तरह किसी भी फूड मटेरियल को डिकम्पोज करने का काम करते हैं। द डिकम्पोजर्स रिलीज द यूटिलाइज एनर्जी एज ए हीट इनटू द इन्वायरमेंट। ये भी जो है हीट के फॉर्म में एनर्जी को इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। द हीट एनर्जी विच रिमेन अनयूटिलाइज बाय द प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स इज लॉस्ट इन द इन्वायरमेंट एज ए हीट। यानी जो एनर्जी अनयूटिलाइज रह जाती है, जिसका कोई भी यूटिलाइज नहीं करता, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हो या कंज्यूमर्स हो या डिकम्पोजर्स हो, वो भी इन्वायरमेंट के अंदर हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है। दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी हीट। इसे कहा जाता है कम्युनिटी हीट। इसको आप लोग नोट डाउन करें। स्टूडेंट फाइनली आप लोग नोट डाउन करेंगे, फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन ए फूड चेन। फूड चेन के अंदर जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसकी वजह से वी कैन कंक्लूड फॉलोइंग पॉइंट। हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को कंक्लूड करते हैं और ये पॉइंट्स आपकी नॉलेज को इनहेंस करेंगे। इन पॉइंट्स को आप लोगों को अच्छी तरह से समझना है, उसके बाद नोट डाउन करना है। पहला पॉइंट क्या कहता है, एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बट इट कैन नॉट बी क्रिएटेड। एक बात क्लियर हो चुकी है कि हम एनर्जी को सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम प्रोड्यूस नहीं करते, उसको क्रिएट नहीं करते हैं, राइट। इनफैक्ट प्लांट कन्वर्टेड द सनलाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। प्लांट करते क्या है, वो सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में सिर्फ चेंज करते हैं या कन्वर्ट करते हैं। वी कॉल द प्लांट एज प्रोड्यूसर्स। हम प्लांट को क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स, राइट।
बट प्लांट डू नॉट प्रोड्यूस एनर्जी, जबकि प्लांट जो है वो एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो हम इन्हें प्रोड्यूसर्स क्यों कहें? एक्चुअली दे ओनली कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। प्लांट एक्चुअली में करते क्या है, वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। देयरफॉर प्लांट आर कॉल्ड कन्वर्टर्स। इसलिए हमें प्लांट को प्रोड्यूसर्स नहीं कहना चाहिए, हमें प्लांट को कहना चाहिए कन्वर्टर्स, कन्वर्टर्स ऑफ एनर्जी, और इसे हम कह सकते हैं ट्रांसड्यूसर्स। प्लांट को हम प्रोड्यूसर्स की जगह ट्रांसड्यूसर्स भी कह सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट आप लोग नोट डाउन करेंगे पॉइंट नंबर 2, देयर इज ए कंटिन्यूअस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इन ए फूड चेन। यानी फूड चेन के अंदर एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का कंटिन्यूअस ट्रांसफर होता है। ये किस बेसिस पर होता है? ये जो फूड के अंदर केमिकल एनर्जी जो स्टोर रहती है उसके बेसिस पर होता है। सो द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी ऑफ फूड। द एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लांट्स टू द हर्बीवोर्स एंड फ्रॉम हर्बीवोर्स टू कार्निवोर्स। कैसे? सबसे पहले प्लांट से हर्बीवोर्स में जाता है, जैसे कि हर्बीवोर्स का एग्जांपल हम हिरन मान लेते हैं, डियर मान लेते हैं, एंड हर्बीवोर्स से वो जो है कार्निवोर्स में चला जाता है, यानी लोयन। लोयन जब हिरन को मार के खाएगा तो एनर्जी उसके अंदर पहुंच जाएगी। पॉइंट नंबर 3 से क्या कंक्लूजन निकलता है? एट इच ट्रॉफिक लेवल, हर ट्रॉफिक लेवल पर सम एनर्जीज यूटिलाइज बाय द ऑर्गेनिज्म फॉर देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। यानी कुछ एनर्जी जो होती है वो ऑर्गेनिज्म अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूटिलाइज कर लेते हैं। सम एनर्जी इज पास्ड ऑन द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। कुछ एनर्जी, जैसे कि हमने 10% अगर हम लोग को एक्सेप्ट करें तो 10% एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर पहुंच जाती है। इसके बाद सम एनर्जी लॉस्ट एज ए हीट। कुछ एनर्जी जो है वो जब हम रेस्पिरेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म तो उसमें कुछ हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है। पॉइंट नंबर 4, द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल इज लेस एट इच ट्रॉफिक लेवल देन द एनर्जी अवेलेबल एट द प्रीवियस लेवल। जब आप एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाते हैं तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है। अगर हम 10% लो को एक्सेप्ट करें तो अगर एक ट्रॉफिक लेवल में 100% एनर्जी है और वो आगे एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है तो वो सिर्फ 10% ही एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि जो प्रीवियस लेवल पर ट्रॉफिक लेवल पर जो एनर्जी थी उसका आगे आने वाले जो ट्रॉफिक लेवल में जो वो ट्रांसफर होती है, यानी कि सिर्फ 10% ट्रांसफर होती है, तो पिछले में एनर्जी ज़्यादा थी, आगे वाले में एनर्जी कम होगी। जैसे जैसे वो ट्रॉफिक लेवल में हम आगे बढ़ते रहते हैं एनर्जी जो है वो डिक्रीज होता है, एनर्जी का जो कंटेंट होता है वो डिक्रीज होता चला जाता है। तो ये लास्ट पॉइंट उसी को वेरीफाई करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।